नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम चंद्रशेखर है। चलिए आज की क्लास में हम बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने आरओ का एग्ज़ाम लिया था। उस एग्ज़ाम में जो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों में कौन कौन से प्रश्न हैं और उसका सही आंसर क्या होगा, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं, डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है? जो पहला प्रश्न है ये कह रहा है कि बैंक दिए गए हैं और एक तरफ उनकी स्थापना का वर्ष दिया गया है। तो ये आपको सुमेलित करना है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि एलिमिनेशन मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर प्रयोग करते हैं तो आसानी से आप इसको हल कर सकते थे। फिलहाल यहाँ पर बात कर लेते हैं। जो इलाहाबाद बैंक है इसकी स्थापना, ठीक है, 1865 में हो रही है। जो पंजाब नेशनल बैंक है उसकी स्थापना 1894 में हुई थी। और उसके साथ साथ आप अवध कॉमर्शियल बैंक की बात करें तो 1881 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद जो शेष बचता है वो आप ऐसे सुमेलित कर सकते हैं। मान लीजिए शुरू के दो हमें पता होते तो उसके आधार पर भी हम निकाल सकते थे। कैसे? यहाँ पर 3 और 4 क्रम से दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे केवल यहाँ पर ए का 3 और बी का 4 इसी में दिया गया है, बाकी किसी में भी नहीं है। तो आप इस एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करके इसे आसानी से हल कर सकते थे। फिर भी सभी को अगर आप हल कर पाते हैं तो और भी अच्छी बात है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। यहाँ आपसे पूछा गया है कि क्रम से सुमेलित करना है, ठीक है। कब किसको स्थापित किया गया था? बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात करें तो इसका प्रथम चरण जो है 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जो दूसरा आपसे पूछा जा रहा है, दूसरा 1980 की बात कर लीजिए। यहाँ पर जब आप नाबार्ड की बात करते हैं तो नाबार्ड लगभग सभी किताब में दिया गया है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। तो 1982। अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की बात है, यहाँ पर क्रम से इसको आप सुमेलित कर सकते थे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये आ रहा है 1 नंबर पर, ये आ रहा है दूसरे नंबर पर और ये आ रहा है तीसरे नंबर पर और इसको आप देखेंगे चौथे नंबर पर आ रहा है। तो इस हिसाब से ये होगा आपका सही 1, 3, 2 और 4, ठीक है, स्थापना के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है? आपसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि नहीं पूछा गया है निम्नलिखित में जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला यहाँ पर एडम स्मिथ। अगर कोई भी इकोनॉमी की क्लास आप लोगों ने ली होगी शुरुआत की, तो उसमें सबसे पहले यही बताया जाता है, ये नाम बताया जाता है और नाम के साथ साथ द वेल्थ ऑफ नेशन इनकी बुक बताई जाती है। तो ये तो आसानी से समझ में आ जाएगा। उसी तरह से एशियन ड्रामा की बात कर लीजिए। किन्स की जो किताब है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये एक अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। और ये 3 सुमेलित हो गए तो स्वाभाविक सी बात है कि ये चौथा आपका गलत होता है। लेकिन गलत होना ज़रूरी नहीं है, हमें क्यों गलत हो रहा है ये समझना है। तो ये जो है, ये जो जिस किताब की बात की जा रही है और कार्ल मार्क्स का जो नाम लिया गया है, इन दोनों को एक एक करके समझ लीजिए। डेविड रिकार्डो के द्वारा ये किताब लिखी गई थी और जो कार्ल मार्क्स हैं इनकी किताब का नाम दास कैपिटल है। तो ये दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है। हालांकि कार्ल मार्क्स की केवल यही किताब नहीं थी, दास कैपिटल ही नहीं थी, अन्य भी कई किताबें उन्होंने लिखी हैं। लेकिन यहाँ पर केवल समझने के लिए उन बातों को हम लोगों ने चर्चा कर लिया, डिस्कस कर लिया। तो ये बात आपके समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बैंक लेन देन में पिन का अभिप्राय क्या है? तो फ़ोन पे डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं, गूगल पे इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि पेटीएम इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने मोबाइल में भी हम पिन डाल करके रखते हैं। तो ये तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये आपको पता होना चाहिए। फिर भी आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आईटीसी का मतलब किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट है। आपसे सही है और हैं पूछा गया है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए
सबसे पहले हमें ये समझना है कि आईटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फुल फॉर्म यहीं पर दिया गया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और दूसरा यहाँ पर कहा गया है पंजीकृत व्यक्ति, वस्तुओं और सेवाओं की बात कही गई है। तो आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ये क्या होता है, किसी पंजीकृत व्यक्ति मतलब जो जीएसटी के तहत पंजीकृत है। अच्छा, यहाँ वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर, तो क्या वस्तु और सेवा ही शामिल है? नहीं, इसमें कैपिटल गुड्स भी शामिल हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब ये कह रहा है कि आईटीसी की पात्रता जो इस प्रकार हो सकती है। अब इस सेकेंड वाले स्टेटमेंट को समझने से पहले वाले स्टेटमेंट को ढंग से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए आप एक ब्रेड बनाने वाली कंपनी खोले हुए हैं। ब्रेड बनाने के लिए आपको आटा चाहिए, ठीक है, आटा चाहिए। आटा एक व्यक्ति जो किसान से गेहूं लेकर के और फिर उसे आटे में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब आटा बना रहा है। तो आपको ब्रेड बनाने के लिए आटा चाहिए, यानी कि ब्रेड के लिए ये आपका इनपुट है। इनपुट है तभी तो आप ब्रेड बना पाएंगे, बिना आटा के ब्रेड नहीं बनेगा। मान लीजिए आपने आटा खरीदा, उसके लिए आपने 1,00,000 रुपये पे किया, ठीक है, 1,00,000 रुपये पे किया। इस 1,00,000 रुपये पे 18% जीएसटी के हिसाब से यहाँ 18,000 रुपये आपने पे किया। एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं, 18,000 रुपये आपने पे किया। फिर आपने ब्रेड बनाया और किसी अन्य व्यक्ति को, किसी भी को आपने बेच दिया। तो यहाँ पर XYZ कोई भी हो सकता है, उसकी बात छोड़ दीजिए। केवल इतना समझना है कि आपने ब्रेड बनाया और इस व्यक्ति को आपने बेच दिया। तो जो आपने बेचा है वो 2,00,000 रुपये का है। कितने का है? 2,00,000 रुपये का। तो जब आपने 2,00,000 का बेचा है तो यहाँ आपका जो टैक्स बनेगा 18% के हिसाब से, यहाँ पर 36,000 रुपये आपका टैक्स बनता है, ठीक है, 36,000 रुपये। आपने जब 36,000 रुपये पे किया तो आपको ध्यान में आया कि मैंने तो पहले ही यहाँ पर 1,00,000 रुपये, ठीक है, जो मैंने आटा ख़रीदा था उस पर 18% की जीएसटी मैंने पे कर दिया है, या जीएसटी या टैक्स पे कर दिया है, केवल इतना समझिए, टैक्स पे कर दिया है, ठीक बात है। फिर आपने सोचा कि यहाँ पर 36,000 रुपये फिर मैं क्यों दे रहा हूँ, यहाँ पर 18,000 रुपये तो मैं अलग से दे रहा हूँ, अधिक दे रहा हूँ। तो फिर आपने गवर्नमेंट से ये सवाल किया कि यहाँ पर 36,000 रुपये मुझ पर क्यों लग रहे हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पर टैक्स दे रहे हैं तो केवल उतना ही टैक्स देंगे, उतनी ही धनराशि पर टैक्स देंगे जितना आपने वैल्यू एडिशन किया है। तो आपने केवल 1,00,000 रुपये का वैल्यू एडिशन किया है। 1,00,000 रुपये तो ये इनपुट के रूप में, जो इनपुट कॉस्ट है उस रूप में शामिल ही है, ठीक है। तो आपको केवल कितना देना है? 18,000 रुपये देने हैं। तो सरकार ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, आपने जो 18,000 रुपये दिए हैं, ठीक है, यहाँ पर आपने भुगतान पहले कर दिया है, ये मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में, चूँकि ये इनपुट है और जब आप इनपुट आपने ख़रीदा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में मैं आपको भुगतान कर दूंगा। तो ये आपने समझ लिया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, ठीक है। तो जो आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी है वो केवल कितनी है? 18,000 रुपये, जितना आपने वैल्यू एडिशन किया है, यानी कि 1,00,000 का वैल्यू एडिशन किया था। अब आईटीसी की पात्रता जो इस प्रकार हो सकती है, कर योग्य आपूर्ति, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर गैर कर योग्य आपूर्ति बिल्कुल नहीं, शून्य रेटेड आपूर्ति बिल्कुल नहीं। तो इस आधार पर आपका सही कौन सा होगा? केवल और केवल ए होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। ये कहा जा रहा है, छठा प्रश्न कथन और कारण है। जो अभिकथन है वो कह रहा है, एक शर्त अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक है। एक शर्त अनुबंध के लिए, अनुबंध में मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक एक शर्त है, ठीक है। दूसरी बात, शर्त एक उल्लंघन क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार देता है, न कि अनुबंध को अस्वीकार करने। मान लीजिए यदि आप और मेरे बीच में कोई भी अनुबंध हुआ है, कोई भी, मान लीजिए कि एक हमने अनुबंध करार किया है या शर्त हमने समझौता किया है, तो उसमें ये बात शामिल होगी ना कि कोई एक व्यक्ति अगर उसका उल्लंघन करे तो फिर दूसरा व्यक्ति क्या करेगा?
तो ऐसी स्थिति में माल बिक्री अधिनियम 1930 की धारा 12 के अनुसार अगर किसी व्यक्ति ने मतलब एक व्यक्ति जो व्यक्ति उसमें प्रथम पार्टी है, फर्स्ट पार्टी आप कह सकते हैं, अगर उसने उल्लंघन किया है तो आपके पास भी यह विकल्प होता है कि आप उसे अस्वीकार कर दें। तो ये बात तो सही है, पहला तो सही है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये गलत है। इसलिए आपका सही आंसर क्या होगा? ए सत्य है किंतु आर असत्य है। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बोर्ड मुख्यालय सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सुमेलित नहीं पूछा गया है, तो बाकी तीनों तो सही सुमेलित हैं। जो कॉफ़ी बोर्ड है यह हैदराबाद ना होकर के बेंगलुरु है, और बेंगलुरु है तो इसके साथ साथ एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, और जो कॉफ़ी बोर्ड है वो कैसी संस्था है? एक वैधानिक संस्था है, क्योंकि संसद की अधिनियम 1942 के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, कॉफ़ी बोर्ड अधिनियम के द्वारा। साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया कि इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, इसमें जो सदस्यों की संख्या है, जो कुल मिलाकर के अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या 33 है, इसलिए आपका ये यहाँ पर गलत होता है, मतलब इसके हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, चलिए आंसर आपका ए होगा। आगे बढ़ें। एगमार्क किसी कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एगमार्क का प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य निगम द्वारा FCI द्वारा दिया जाता है। FCI इसके लिए नहीं है, FCI किसानों से MSP पर खाद्यान्न खरीदती है, उसे संरक्षित रखती है, उसे सुरक्षित रखती है और आवश्यकता होने पर राज्यों के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, राज्यों को सप्लाई करती है, तो इसके लिए है FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये बात ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि जो एगमार्क है उसका प्रमाणन कौन देने का कार्य करता है? तो विपणन और निरीक्षण निदेशालय। अब ये कहेंगे किसान कल्याण विभाग, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, कृषि और किसान कल्याण जो मंत्रालय है उसके अधीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका सही कौन सा होगा? आपका ए सही होगा, ये दूसरा गलत है। ठीक है, आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला है MPEDA की स्थापना 1972 में हुई थी, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। तो समझने वाली बात यह है कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी, संसद की एक अधिनियम के द्वारा किया गया था। ये भी ध्यान रखना है कि ये कार्य क्या करता है? तो देश के निर्यात के लिए, ठीक है, देश से निर्यात के लिए समुद्री उत्पाद उद्योग को बढ़ावा देने का कार्य करता है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसका जो मुख्यालय है यहाँ पर कहा गया है कोलकाता ना होकर के कोची है। तो आपका सही विकल्प ए होगा, क्योंकि केवल एक सही है, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये कह रहा है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है। उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। तो कितने जलवायु प्रदेश हैं ये ध्यान रखेंगे। इसका सही आंसर क्या है इसको देख लीजिए। यहाँ पर न तो एक और न ही यहाँ पर 2 सही है। क्यों नहीं सही है? सही इसलिए नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश को जो कुल जोन में बांटा गया है, आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, कुल 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उसके अलावा केंद्रीय क्षेत्र, फिर बुंदेलखंड का क्षेत्र भी आता है। तो 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। और आपसे ये जो स्टेटमेंट कहा गया कि 11 जलवायु प्रदेशों में, 11 में नहीं बल्कि 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को। तो आपका सही विकल्प जो है वो आपका ए सही होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट गलत दिया गया है। यहाँ पर ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, जो GST से संबंधित प्रश्न था उसको भी कराया गया था। अधिकांश प्रश्न क्लास में कराए हुए आए हैं, इन बातों का ध्यान रखेंगे। ये 4 होगा और ये 9 होगा, तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट गलत दिया गया है। ठीक है, तो इस सेशन में जो इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न थे उन प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।